क्या होता है हाइट ऑफ स्ट्रीम मेथड और दूसरा क्या होता है राइज एंड फॉल मेथड। तो अभी हम आपको एक बेसिक जनरलाइज आइडिया देने वाले हैं कि एक्चुअल में लेवलिंग में हम काम क्या करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास कुछ ना कुछ इस तरीके से क्या है, एक स्लोपिंग ग्राउंड है। क्या है? एक स्लोपिंग ग्राउंड है। यहां पर हमने डिफरेंट एक ए स्टेशन लिया, यहां पर हमने बी स्टेशन लिया, यहां पर हमने क्या किया सी स्टेशन लिया और यहां पर हमने डी स्टेशन लिया। अब देख रहे हो यहां पर इनके नीचे क्या होगा, कोई ना कोई इस तरीके से क्या होगा, डेटम लाइन होगी, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, जितने भी स्टेशन हैं ए बी सी डी, इन सब के बीच एलिवेशन को फाइंड आउट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? ये आपका क्या हो गया, रेफरेंस लाइन हो गया, ये आपका क्या हो गया, डेटम लाइन हो गया। इस डेटम लाइन के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि स्टेशन ए कितनी हाइट पर है, या फिर आरएल बोल सकते हो कि स्टेशन ए का आरएल फाइंड आउट करो। सेम इसी तरीके से स्टेशन बी, स्टेशन सी एंड स्टेशन डी, हर एक स्टेशन का इंडिविजुअली आरएल आप फाइंड आउट करो। तो ऑब्वियसली हम आरएल कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहां पर उस फील्ड में कोई ना कोई ऐसा प्लेस या फिर ऐसा स्टेशन सिलेक्ट करेंगे जहां पर हम काम क्या करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। अपने इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से स्टेबलाइज करते हैं जहां से आप एक ही जगह रख के मैक्सिमम स्टेशन का रीडिंग्स ले सको। सपोज करो हमने यहां पर क्या किया, इस पॉइंट पर हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टेबलाइज किया। स्टेबलाइज करने के बाद सबसे पहला काम क्या करोगे आप, लाइन ऑफ कॉलिमेशन की कंडीशन को क्या करोगे, अचीव करोगे विद द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड और एयर बबल, ठीक है। उस केस में आपने क्या किया, लाइन ऑफ कॉलिमेशन को आपने ड्रॉ कर दिया। सपोज करो इस केस में हमको जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन की लाइन मिल रही है वो एग्जैक्टली लाइन ऑफ कॉलिमेशन की लाइन क्या हो गया, ये लाइन आपकी कौन सी लाइन हो गई, लाइन ऑफ कॉलिमेशन की लाइन हो गई, ठीक है। अब देखो इस केस में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ग्राउंड में देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन की लाइन है, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन की लाइन डेटम से कितने हाइट पर फिक्स है, ठीक है। ऑब्वियस अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो ऑब्वियस ये लाइन क्या हो गया, फिक्स हो गया। इस लाइन पर कहीं पर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको रीडिंग्स लेनी हो तो कहां से डिटरमाइन करोगे, डेटम के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन करोगे, ठीक है। अब देखो इसकी हम इस लाइन ऑफ कॉलिमेशन की पोजीशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। समझो हम लेवलिंग में कभी भी ये काम नहीं करेंगे, हम लेवलिंग में कभी ये काम नहीं करते हैं कि जिस स्टेशन पर हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टेबलाइज किया उस स्टेशन का हम आरएल कभी भी फाइंड आउट नहीं करते हैं, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, ओके। समझो लेवलिंग में हम कभी काम ये नहीं करते हैं कि जिस स्टेशन पर कोई ना कोई स्टेशन आपने सेलेक्ट किया, जिस स्टेशन पर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टेबलाइज करते हैं उस स्टेशन पर हम कभी भी आरएल फाइंड आउट नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना कि कभी भी हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का आरएल अपने लेवलिंग में डिटरमाइन नहीं करते हैं। उसकी जगह हम काम क्या करते हैं, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है उसके आरएल को फाइंड आउट करते हैं कि रियल में लाइन ऑफ कॉलिमेशन आपके डेटम से कितनी हाइट पर एग्जिस्ट कर रही है। अब इस चीज को डिटरमाइन कैसे करेंगे, समझो। डिटरमाइन करने के लिए आप उस फील्ड पर कोई ना कोई एक पॉइंट इस तरीके से सिलेक्ट करोगे जिसका आरएल हमको पहले से ही पता हो। क्या बोला हमने, उस फील्ड पर कोई ना कोई एक पॉइंट इस तरीके से सिलेक्ट करोगे जिसका आरएल हमको पहले से ही क्या हो, पता हो। सपोज करो हमने ये बोला कि यहां पर हमारे पास ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट आपका क्या है, पी। कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, जिसका आरएल हमको पहले से ही पता है, ठीक है। मान लो इसका आरएल, हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो इस पॉइंट का आरएल हमको पता है कितना है, दैट इज 100 मीटर। आरएल पता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट आपका डेटम से 100 मीटर की हाइट पर स्टेबलाइज है, ठीक है। कहां पे कितने डिस्टेंस पे स्टेबलाइज है, 100 मीटर पे स्टेबलाइज है, ठीक है। अब देखो काम क्या करोगे आप, हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, देखो ये जो स्टेशन है जिसका हमको पहले से ही लोकल एरिया का हमको जिसके पहले से आरएल फाइंड आउट होता है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बेंचमार्क। क्या बोलते हैं उसको, हम बेंचमार्क बोलते हैं। बस मेरे क्या, डायटम और बेंचमार्क में डिफरेंस है। डायटम क्या हो गया, जो आपका रेफरेंस है सबके लिए, पर्टिकुलरली किसी लोकल एरिया में वो पॉइंट जिसका हमको आरएल पता हो, किसके रिस्पेक्ट में, डायटम के रिस्पेक्ट में, तो उस लोकल सर्वे के लिए अब वो पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, एज अ बेंचमार्क की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। अब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अब हम बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में करेंगे, ना कि डायटम के रिस्पेक्ट में। इतनी बात समझा गई, बेंचमार्क क्या होता है समझा गया, ठीक है। जहां पर आप सर्वे करने जा रहे हो वहां पर वो पॉइंट सिलेक्ट करो जिसका आरएल हमको पहले से ही पता हो, अब उसके रिस्पेक्ट में हम रीडिंग्स लेंगे तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बेंचमार्क, ठीक, ओके। अब हम काम क्या करेंगे, इस बेंचमार्क पर हम क्या करेंगे, अपने स्टाफ को वहां पर रखेंगे।
हमने क्या किया, यहां पर हमने अपने स्टाफ को रखा, ठीक है। अब इस टेलीस्कोप की हेल्प से आप इस स्टाफ पर रीडिंग लेना स्टार्ट करो। जैसे ही आपने रीडिंग्स लिया तो ऑब्वियस है आपको यहां पर कोई ना कोई क्या होगा, एक रीडिंग्स पता चलेगी। सपोज करो आपको यहां पर रीडिंग्स कितना मिल रहा है, 1 मीटर मिल रहा है। कितना मिल रहा है यहां पर, 1 मीटर मिल रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि बेंच मार्क पर, ध्यान सुनना, बेंच मार्क पर जो भी रीडिंग्स लोगे उस रीडिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बैक साइड रीडिंग। क्या बोलते हैं हम, बैक साइड रीडिंग, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट स्टेबलाइज करने के बाद जो सबसे पहली रीडिंग हम लेते हैं वो रीडिंग कौन सी होती है, बैक साइड रीडिंग होती है। और बैक साइड रीडिंग कहां पर ली जाती है, बेंच मार्क पर ली जाती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, लेवलिंग करते टाइम सबसे पहला काम आप क्या करोगे, बेंच मार्क को स्टेबलाइज करोगे और उस बेंच मार्क पर स्टाफ और टेलीस्कोप की हेल्प से बैक साइड रीडिंग डिटरमाइन करोगे। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट को स्टेबलाइज करने के बाद जो सबसे पहले हम रीडिंग्स लेते हैं उस रीडिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बैक साइड। बैक साइड का मतलब ये नहीं है कि यहां पर हमने इस पॉइंट को इस इंस्ट्रूमेंट के पीछे साइड दिखाया है इसलिए आप उसको बैक साइड बोल रहे हो। एक्चुअल में ये पॉइंट पूरे फील्ड पर कहीं पर भी हो सकता है यहां पर वो पॉइंट हो जाए। तो ऑब्वियसली इस केस में आप क्या रखोगे, इस केस में आप रीडिंग्स लोगे तो मतलब वो पॉइंट आपका कहीं पर भी हो सकता है। बस इतना याद रखो, बेंच मार्क पर जो भी रीडिंग्स लोगे उसको हम बोलेंगे बैक साइड, और इंस्ट्रूमेंट को स्टेबलाइज करने के बाद जो सबसे पहले रीडिंग लोगे उसको हम क्या बोलते हैं, बैक साइड, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन ये बताओ, हमने क्या बोला, बेंच मार्क की पोजीशन आपकी आरएल डेटम से कितना है, 100 मीटर, और आप जो रीडिंग्स ले रहे हो लाइन ऑफ कॉलिमेशन लाइन से, ऑब्वियसली ये लाइन क्या होगा, स्ट्रेट होगा। इसी को रोटेट कर दो तो ऑब्वियसली इस लाइन ऑफ साइड की पोजीशन तो चेंज नहीं होगी ना। इस केस में आपको रीडिंग्स कितना मिल रहा है, 1 मीटर मिल रहा है। तो अगर आपसे बोला जाए कि बताओ ये जो आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन आपके डेटम से कितनी हाइट पर है, तो आप बता सकते हो क्या, ऑब्वियस है, बिल्कुल बता सकते हो। डायग्राम में फोकस करो, डेटम से आप 100 मीटर ऊपर चले गए, आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, इस पॉइंट से आप 1 मीटर और ऊपर चले गए, तो क्या आपको लाइन ऑफ कॉलिमेशन का एलिवेशन या फिर आरएल फाइंड आउट नहीं हो गया। मतलब क्या हुआ, ये लाइन आपकी कौन सी है, दैट इज अ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है। ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन की आपने हाइट बताया इसी को हम बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो एक्चुअल में अब अगर यहां पर हम एक फॉर्मूला दें तो आप ये बोल सकते हो क्या, दैट मींस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू बेंच मार्क प्लस बैक साइड। क्या बोल सकते हो क्या, दैट मींस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू बेंच मार्क प्लस बैक साइड। इज दैट ओके, इतनी बात समझ आ गई क्या, अभी तक जो हमने एक्सप्लेन किया समझ में आ गया, ठीक है। और उसकी रीडिंग्स कितनी मिल रही है, इसकी रीडिंग्स हमको कितना मिल रहा है, 101 मीटर। कितना मिल रहा है, 101 मीटर, ठीक है, ओके। इसको हम आरएल नहीं बोलते आशीष, एचआई को हम आरएल नहीं बोलते, ठीक है, बेंच मार्क ही बोलेंगे, बेंच मार्क प्लस बैक साइड, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई क्या, ठीक है। अब देखो, बैक साइड को हम कभी कभी प्लस साइड भी बोलते हैं, बैक साइड को हम कभी कभी प्लस साइड भी बोलते हैं। प्लस साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो बैक साइड के साथ यहां पर साइन कौन सा लगा है, प्लस साइन लगा है, इसलिए हम बैक साइड को कभी कभी क्या बोलते हैं, प्लस साइड भी बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये स्टेप टू स्टेप कर रहे हैं। अगर ये डायग्राम आपके माइंड में हो गया तो ट्रस्ट मी एक भी सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा लेवलिंग का, ठीक है। यही प्रोसेस आपको अप्रोच भी करना है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है, समझो। इतनी बात समझ आ गई सबको, ठीक है। अब देखो, अब काम क्या करोगे आप, अब आपको अगर ये बोला जाए, बोर्ड में ध्यान दो, अब अगर आपको काम क्या करना है, जितने भी स्टेशन हैं हर एक स्टेशन का आपको आरएल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप काम क्या करोगे, एक बार आपने लाइन ऑफ कॉलिमेशन पता चल गया वो कितना है, 101 मीटर, ठीक है। अब जिस स्टेशन का आरएल फाइंड आउट करना है उस स्टेशन पर हम अपने स्टाफ को वहां पर क्या रखेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। फिर से हम उसी टेलीस्कोप की हेल्प से यहां पर रीडिंग्स लेंगे। पता चला यहां पर हमको रीडिंग्स कितना मिल रहा है, 2 मीटर मिल गया। कितना मिल गया, 2 मीटर मिल गया। अब अगर यहां पर आपको रीडिंग मिल रहा है कितना, 2 मीटर, तो क्या इस डेटा के हेल्प से आप स्टेशन ए का आरएल फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या, स्टेशन ए का आरएल आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो क्या, कितना आरएल हो जाएगा जल्दी बताओ। मिश्रा भी बोल रहे हैं सर बेंचमार्क की डिफिनेशन, वही हमने बताया, बेंचमार्क आपका कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बेंचमार्क क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट को स्टेबलाइज करने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करोगे, उस फील्ड पर उस पॉइंट को सेलेक्ट करोगे जिसका आरएल आपको पहले से ही पता हो। जैसे यहां पर स्टेशन ए बी सी डी इनका आरएल हमको फाइंड आउट करना है, तो वहां पर क्या होगा, कोई ना कोई क्या होगा, स्टेशन ऐसा होगा जिसका हमको पहले से ही आरएल पता होगा। वो स्टेशन जिसका आरएल हमको पहले से ही पता होगा उसी को हम अब अपने इस सर्वे के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, बेंचमार्क।
तो ऑब्वियस है एक्चुअल में डेटम और बेंचमार्क में कुछ खास डिफरेंस नहीं। अल्टीमेटली हमने काम क्या किया है, उस बेंचमार्क को हमने कहां से डिटरमाइन किया डेटम को, तो रियल में हमने अपनी डेटम वाली लाइन को अपने कहां पर शिफ्ट कर दिया, लोकल सर्वे पर ही शिफ्ट कर दिया। बात समझ क्या, बेंचमार्क कुछ भी नहीं है, आप ये बोल सकते हो पॉइंट ऑफ या फिर इंफॉर्मेशन ऑफ नोन पॉइंट, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन पहले से हमको पता होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उस सर्वे के लिए बेंचमार्क। ठीक है, ओके। प्रगति, संतोष, गवी सभी का आंसर आ रहा है। आरएल कितना होगा, ऑब्वियस है, फिर से एनालिसिस कर लो। डेटम से आप 101 मीटर पर चले जाओ, कहां पर पहुंच जाओगे, लाइन ऑफ कॉलिमेशन में। अगर आप एग्जैक्ट 2 मीटर नीचे पहुंच जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, उस स्टेशन ए का आरएल पता चल जाएगा। इसका मतलब है क्या हुआ कि आरएल इज इक्वल टू कितना होगा, इस ए पॉइंट का, स्टेशन ए का आरएल कितना होगा, 101 माइनस 2, मतलब कितना हो गया, 99 मीटर। इतनी बात समझ आ गई क्या। अगेन फिर हम काम क्या करेंगे, स्टेशन बी पर अगेन हम क्या रखेंगे, फिर से अपने स्टाफ को रखेंगे, फिर से यहां पर रीडिंग्स लेंगे। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड है, अगर यहां पर 2 मीटर है और ये और ग्राउंड पे, तो ऑब्वियस है यहां पर रीडिंग्स जो मिलेगी वो 2 मीटर से ज्यादा मिलने वाली है। मान लो अब यहां पर जो रीडिंग्स हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3 मीटर डिस्टेंस मिल गया। अब अगर आपको यहां पर 3 मीटर डिस्टेंस मिल गया तो क्या आप अगेन स्टेशन बी का आरएल डिटरमाइन कर सकते हो क्या, ऑब्वियस है। डेटम से 101 मीटर, यहां पर 101 मीटर से अगर आप 3 मीटर माइनस कर दो तो आपको आरएल ऑफ बी कितना मिलेगा, दैट इज 101 माइनस 3, मतलब कितना मिल जाएगा, 98 मीटर। कितना मिलेगा आपको, 98 मीटर। इतनी बात समझा गई क्या, इज दैट क्लियर। अब देखो अब होगा क्या, बोर्ड में ध्यान से सुनना। देखो स्टाफ की पर्टिकुलर कोई ना कोई हाइट फिक्स होता है, ऐसा नहीं होता कि स्टाफ आपका इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, स्टाफ की जो लेंथ होती है वो कितना होता है, 3 to 4 मीटर, इनके बीच वैल्यूज लाई करती है। ठीक है, जो आपका क्या होता है 99 माइनस 1। मिस्टर पी आप इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं करोगे, ठीक है, हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, ऑब्वियस लाइन ऑफ कॉलिमेशन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से ही डिटरमाइन करोगे। 99 माइनस 1 यहां पर नहीं लिखना, क्या होगा 101 माइनस 3। ठीक है, ओके, समझो। देखो अननेसेसरी अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कंफ्यूज कर जाओगे। दोनों आपके ऑप्शन होंगे, आपके माइंड में अगर गलती से 99 माइनस 1 टिक हो गया तो आप उसी आंसर को टिक करके आ जाओगे, बट रियल में आंसर तो सेम आ रहा है, बट क्यों आ रहा है, रियल में आप काम क्या कर रहे हो, 101 माइनस 3। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट जो फॉर्मेट बता रहे हैं, एक्चुअली अभी कुछ और डिफिनेशन है, उनको भी डिटरमाइन अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, समझो आप। अब देखो हमने क्या बोला कि आपका जो स्टाफ है उसकी हाइट फिक्स है, वो कितना होता है 3 to 4 मीटर। ठीक है, अब यहां पर भी देख रहे हो लगातार कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, स्लोपिंग ग्राउंड आपको मिल रहा है। सपोज करो यहां पर कहीं पर आपको क्या है, एक स्टेशन सी यहां पर है, स्टेशन सी का आपको क्या फाइंड आउट करना है, आरएल फाइंड आउट करना है। अगेन आप काम क्या करोगे, अब आप काम क्या करोगे, स्टेशन सी पर क्या रखोगे, अपने स्टाफ को यहां पर रखोगे। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि इसकी हाइट क्या है, इस स्टाफ की हाइट कितना है, मैक्सिमम हमने क्या होता है 3 to 4 मीटर। अगर ये हाइट ऑब्वियस है कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड की वजह से हो सकता हो कि ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन लाइन है ये कहीं पर भी आपको क्या हो जाए, स्टाफ पर इंटरसेक्ट ना करे। ऑब्वियस है आपको रीडिंग्स तभी दिखेगी, ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन जिस पॉइंट पर हिट करती है वही पॉइंट पर आपको जो रीडिंग्स होती है वो देखने को मिलती है। अब अगर यहां पर ये इसको हिट नहीं कर रही है तो आप कितना भी देखने की कोशिश कर लो, आपको एक भी सिंगल वैल्यूज नहीं मिलने वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इस स्टेशन से, इस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से स्टेशन सी की रीडिंग्स को नहीं ले पा रहे। ठीक है, अगर नहीं ले पा रहे तो अब हम काम क्या करेंगे, मतलब ये हुआ कि अब इस स्टेशन का काम फिनिश हो गया, अब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को यहां से उठाकर लाएंगे और उठाकर लेकर कहां पर शिफ्ट करेंगे, इस बी और सी इसके इंटरमीडिएट कहीं पर भी हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट का शिफ्टिंग करेंगे। इतनी बात समझा कि शिफ्टिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस स्टेशन से, इस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से हम स्टेशन सी की रीडिंग्स को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। कैलकुलेट न करने के रीजन ये कि हमारे पास क्या है, ग्राउंड कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड है और स्टाफ की मैक्सिमम हाइट फिक्स होती है, वो कितना होता है 3 to 4 मीटर। हो सकता हो देखो यहां पर रीडिंग्स कितना हो गया, 3 मीटर हाइट यहां पर हो गया, हो सकता हो कि स्लोपिंग ग्राउंड इतना आ गया कि ये जो रीडिंग्स है वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, 4 मीटर से भी ज्यादा एक्सीड कर जा रही है, इस वजह से आपको स्टेशन सी पर रीडिंग्स नहीं मिल रही। अब हम काम क्या करोगे, अब ध्यान से सुनना। अब हमने क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कराया, कहां पर, यहां पर शिफ्ट कराया। ठीक है, हमने क्या बताया, जब कभी भी हम अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टेबलाइज करेंगे, यहां पर हमने क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टेबलाइज किया। स्टेबलाइज करने के बाद सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, लाइन ऑफ कॉलिमेशन की कंडीशन को अचीव कराएंगे। अब ये आपका क्या हो गया, लाइन ऑफ कॉलिमेशन की कंडीशन आ गई। ठीक है, अचीव करा लिया, उसको हमने क्या किया, सेंटरिंग कर दिया, ओरिएंटेशन करके उसको एग्जैक्टली सेंटर में ला दिया। ठीक है, अब हमने क्या बताया, अब हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, स्टेबलाइज हो गया। इंस्ट्रूमेंट के सेटअप होने के बाद जो सबसे पहली रीडिंग हम लेते हैं वो कहां पर लेते हैं, जो आपका बेंचमार्क होता है।
ठीक है, बेंचमार्क वो होता है जिसकी रीडिंग्स आपको पहले से ही पता हो। अभी बताओ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या आपको स्टेशन बी का आरएल आपको पहले से नहीं पता है? ऑब्वियस है। अब आपको क्या है, क्योंकि आपने स्टेशन बी का आरएल तो पहले से डिटरमाइन कर रखा है। नई पोजीशन के लिए अगर आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़े या फिर हाइट ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन निकालना पड़े तो उसके लिए आप रीडिंग कहां पर लोगे? उस स्टेशन के नियर अबाउट जो भी आपको बेंचमार्क मिलेगा। मतलब अब इसके लिए ये जो स्टेशन बी है, ये स्टेशन बी अब इसके लिए एज अ बेंचमार्क की तरह बिहेव करेगा। प्रगति ग्रेविस बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर बेंचमार्क कितना हो गया? 19 मीटर। अगेन आप काम क्या करते हो? सबसे पहले अगेन स्टेशन बी पर फिर से स्टॉप रखोगे, इसको रोटेट कराओगे, फिर से आप पर लोगे बेंचमार्क पर, तब आपको इस इंस्ट्रूमेंट की नई पोजीशन के लिए आपको क्या मिलेगा? बैक साइड रीडिंग मिलेगी। अगेन हमने बोल दिया कि मान लो यहां पर बैक साइड रीडिंग कितना मिल रहा है? 1 मीटर मिल रहा है। तो जैसे ही 1 मीटर हो गया, अगेन आप बता सकते हो क्या कि नया शिफ्टिंग है, नया शिफ्टिंग होने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन मिल रहा है या फिर आपको इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, क्या उसका नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा? अब वो कितना होगा? 98 प्लस 1 मीटर होगा क्या? मतलब अब आपको नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो मिल रहा है वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला अभी भी सेम ही है क्या? बेंचमार्क प्लस बैक साइड, और ये रीडिंग आपको कितना मिल रहा है? दैट इज 99 मीटर। बात समझ आ रही क्या? 99 मीटर। अब आप काम क्या करोगे? स्टेशन सी के पर फाइंड आउट करना है। अब आप स्टेशन सी पर स्टॉप रखो, अगेन इस पर रीडिंग लेना स्टार्ट करो। हमें पता चला कि मान लो यहां पर जो रीडिंग्स हमें मिल रही है वो हमें कितना मिल रहा है? 2 मीटर रीडिंग्स मिल रही है। तो अब बता सकते हो क्या कि स्टेशन सी का आपको आरएल कितना मिल रहा है? अब तो फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको स्टेशन सी का आरएल कितना मिल जाएगा? डायटम से 99 मीटर पर लाइन ऑफ कॉलिमेशन, उससे आप 2 मीटर नीचे आ जाओ, आपको क्या मिलेगा? स्टेशन सी का आरएल मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 97 मीटर। वो कितना मिलेगा? 97 मीटर। इस तरीके से रिपीट करते हुए अब जहां तक लास्ट होगा उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे? अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। उसका फिर से फर्दर हम क्या करते हैं? उसका हम क्या करेंगे? उसका हम शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, रंगोली बिल्कुल सही, आशीष, संतोष, ठीक है, सभी के आंसर करेक्ट। बात समझ का ये ओवरऑल प्रोसेस। अब देखो यहां पर जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये जो मेथड है, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इतनी बात समझ आ गई क्या मिस्टर पी? बिल्कुल सही। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 99 मीटर। इतना ज्यादा कहां होती है हाइट? होती है, क्यों नहीं होती है? ये बताओ। आप जहां पर भी आप देखो, ये हाइट विद रिस्पेक्ट टू डेटम लिया है ना, ऑब्वियस आप ये बताओ 99 मीटर तो कुछ भी नहीं है। सपोज करो, आप खुद सोचो, आप ऐसी जगह लाई कर रहे हो, अगर आप देखो जहां से भी आप बिलोंग करते हो वहां के नियरेस्ट कोई ना कोई रेलवे स्टेशन होगा, उस रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, वहां पर आपको क्या दिखेगा? डायटम से लिखा होगा 203 मीटर की ऊंचाई पर। तो उस केस में आप डायटम से 300 या 200 मीटर पर शिफ्ट कर रहे हो, लाई कर रहे हो, तो ऐसी केस नहीं हो सकती क्या कि आपका कोई ना कोई फील्ड वहां पर ऐसा है जहां पर वो पॉइंट का डायटम से हाइट कितना हो? 100 मीटर हो या फिर 99 मीटर हो। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका क्या उस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 99 मीटर है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 99 मीटर नहीं है, वो किसके रिस्पेक्ट में है? डायटम के रिस्पेक्ट में हमने क्या बताया है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बात समझ आ रही क्या? यहां पर हमने जस्ट एग्जांपल दिया है, और एग्जांपल देखो कॉलेज के टाइम पर भी आप जो आपसे क्या बोला था है, अगर आपको बेंचमार्क नहीं पता है तो एज्यूम कर लो बेंचमार्क इक्वल टू 100 मीटर, अदरवाइज क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा। और ये रियल में देखा जाए तो ये बेंचमार्क कोई भी हो सकता है, बट इतना श्योर है कि वो हमेशा क्या होगा? डायटम से ऊपर ही रहेगा। वो 1 मीटर भी हो सकता है, 1 मीटर से ऊपर कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है। इज दैट क्लियर मिस्टर ग्रवित? समझ में आ गया? यहां पर किसी कोई प्रॉब्लम? अभी तक हमने जो भी चीज समझाई है यहां पर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं है तो जल्दी से कमेंट करो, फिर हम आगे कुछ डिफिनेशन को यहां पर डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लीज कमेंट फास्ट। प्रगति, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, अब हम यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले 2 स्टेशन होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं? फोर साइट, और एक को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट साइट। ठीक है, अब देखो फोर साइट क्या होता है? फोर साइट ध्यान से सुनना। फोर साइट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे लास्ट रीडिंग लोगे, उस लास्ट रीडिंग को हम क्या बोलते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट का फोर साइट। बात समझ आ रही क्या? जैसे इस स्टेशन से आप, ये जो ए स्टेशन है ये आपका लास्ट स्टेशन तो नहीं है, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इस ए स्टेशन पर जो आप रीडिंग्स ले रहे हो ये 2 मीटर, इसको हम फोर साइट नहीं बोलेंगे। इस स्टेशन से लास्ट रीडिंग कहां पर ले पा रहे हो आप? स्टेशन बी पर ले पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि इस इंस्ट्रूमेंट का लास्ट स्टेशन पर जो भी रीडिंग्स आएगी, ये 3 मीटर जो रीडिंग्स आ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज फोरसाइट। क्या बोलते हैं इसको हम, दैट इज अ फोरसाइट। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो क्या, आरएल डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला दे सकते हो क्या, दैट मींस आरएल ऑफ द स्टेशन वो क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोरसाइट। बात समझ आ रही क्या, ये बोल सकते हो क्या, हमने क्या बताया, फोरसाइट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो लास्ट रीडिंग ले सकते हो उसी रीडिंग्स को हम क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का फोरसाइट। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट से सेटअप करने के बाद जो पहली रीडिंग लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बैक साइड। बैक साइड और फोरसाइट को छोड़कर बाकी जितने भी स्टेशन पर आप रीडिंग्स लोगे, वहां की जो रीडिंग्स होगी उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ इंटरमीडिएट साइड। बात समझ आ रही क्या, बैक साइड, फोरसाइट, इंटरमीडिएट साइड, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद जो फर्स्ट रीडिंग लोगे दैट इज अ बैक साइड रीडिंग। इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से किसी भी स्टेशन का जो सबसे लास्ट रीडिंग ले सकते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के लिए फोरसाइट। उसके बीच में जितने भी स्टेशन पर रीडिंग्स लोगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इंटरमीडिएट स्टेशन होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, दैट मींस आरएल ऑफ द स्टेशन, आरएल ऑफ द स्टेशन, आरएल ऑफ द स्टेशन कितना होगा, दैट मींस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोरसाइट ऑब्लिक इंटरमीडिएट साइड। क्या ये डिफिनेशन, ये जो फॉर्मूला हमने दिया है, क्या ये करेक्ट है, ऑब्वियसली करेक्ट ही तो है। यहां पर अगर आप 99 मीटर डिटरमाइन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना था, 101, उससे हमने क्या किया, इंटरमीडिएट साइड था ये, इसलिए हमने इस रीडिंग को माइनस किया, तो आपको क्या मिल रहा है, 99 मीटर। अगेन अब यहां पर ये जो रीडिंग्स है, अब ये रीडिंग्स इस इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या होगी, फोरसाइट होगी, तो अब इस केस में क्या बोलोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोरसाइट इज इक्वल टू व्हाट, आरएल ऑफ द स्टेशन। बात समझ आ रही क्या, अब ध्यान से सुनना, जैसे हमने बैक साइड को यहां पर प्लस साइन था इसलिए इसको हम प्लस साइड भी बोलते हैं, वैसे ही फोर्थ साइड को देखो यहां पर क्या साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लिखा हुआ है, इसलिए हम फोर्थ साइड को माइनस साइड भी बोलते हैं। बात समझ आ रही क्या, जैसे वहां पर हमने बैक साइड को प्लस साइड बोला था, सेम कॉन्सेप्ट पर हम फोर्थ साइड को माइनस साइड भी बोलते हैं। ठीक है, बट इंटरमीडिएट साइड को माइनस साइड नहीं बोलोगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ बैक साइड और फोर्थ साइड के लिए ही इंडियन स्टैंडर्ड में सर्वे ऑफ इंडिया ने डिटरमाइन किया है, वो डेटा इंटरमीडिएट स्टेशन के लिए या फिर इंटरमीडिएट साइड के लिए नहीं है। ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि किसी भी स्टेशन का आरएल फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोरसाइट। ठीक है, और अगर इंस्ट्रूमेंट का हाइट मेजर करना हो तो आप क्या बताओगे, बेंच मार्क प्लस बैक साइड। ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ जाता है, ये बताओ कि देखो यहां पर ध्यान से देखो, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद, तो आप क्या बोल सकते हो क्या, जिस टाइम पर हम इंस्ट्रूमेंट को जस्ट शिफ्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पर जो स्टेशन होगा उस स्टेशन पर हम बैक साइड और फोर साइड दोनों ही रीडिंग्स लेंगे। बस में मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट को जिस स्टेशन के बाद शिफ्ट करते हैं उस स्टेशन पर हम बैक साइड और फोर साइड दोनों ही रीडिंग्स लेंगे। बट इतना याद रखो, जो बैक साइड रीडिंग होगी वो क्या होगा, जो आपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन सेट की उसके लिए बैक साइड रीडिंग, और फोर साइड रीडिंग कौन सी होगी, उस स्टेशन पर जो आपने प्रीवियस पोजीशन लिया था उसके लिए रीडिंग्स कौन सा होगा, वो फोर साइड रीडिंग होगा। मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट को जिस स्टेशन के बाद शिफ्ट करते हो उस स्टेशन पर हम क्या करते हैं, बैक साइड या फिर फोर साइड दोनों ही रीडिंग्स लेते हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो शिफ्टिंग कर रहे हो इसी को हम अपने टेबल पे एक टेबल हम ड्रॉ करते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ हम रिमार्क्स लिखते हैं, तो इसी स्टेशन को हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट या फिर शिफ्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इसको, टर्निंग पॉइंट या फिर शिफ्टिंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट या शिफ्टिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ कि इस स्टेशन के बाद हमने क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज कर दिया। तो अभी बोल सकते हो क्या, एट टर्निंग पॉइंट और शिफ्टिंग पॉइंट बोथ रीडिंग्स आर कैलकुलेटेड, दैट इज फोर साइड रीडिंग एंड बैक साइड। बस में बट इतना याद रखो, वहां पर जो बैक साइड होगा वो नेक्स्ट पोजीशन के लिए होगा, बट जो वहां पर फोर साइड है वो प्रीवियस पोजीशन के रिस्पेक्ट में वहां पर रीडिंग्स है। इतनी बात समझ आ गई क्या, तो ये ओवरऑल आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी की सारी चीजें यहां पर मेंशन कर दी। यहां पर किसी भी पॉइंट पर किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहे जितना टफ से टफ कर दे अब वो बहुत ही इजीली सॉल्व होने वाले हैं। इतनी बात समझ आ गई सबको, क्या समझ आ गई तो जल्दी से बोलो, फिर हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। मिस्टर आशीष क्लियर, द्रवित क्लियर, बाकी लोग जितने